क्या? तुम अगर मेरी जगह होते तो इस मामले में क्या करते? उन्होंने पूछा। इस बात का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कोई जवाब नहीं था। दीवान ने कहा, समाज अगर बीच में नहीं होता तो तुम्हारी मैं जरूर मदद करता, लेकिन ये छुआछूत का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने वहीं रियासत के दीवान को अपना त्यागपत्र दे दिया। अब वो सोच रहे थे कि मुझे मुंबई वापस जाना चाहिए। वहां से वे मुंबई के लिए रवाना हो गए। उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि वे रियासत बड़ौदा की सेवा करने के लिए आए थे। यहाँ उनकी 10 साल तक रहने की योजना थी, मगर वहाँ का समाज और हालात उनके अनुकूल नहीं था। रियासत के दीवान को उन्होंने बता दिया था, उसने अपनी मजबूरी बताई, इसलिए त्यागपत्र दे दिया। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। घर के लोग चाहते थे कि 10 साल तक भीमराव बड़ौदा में रहें। उनके दोस्तों की भी यही राय थी। वह भी रियासत की सेवा करना अपना धर्म समझते थे। मुंबई आकर उन्होंने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया था। इस बात को सुनकर घर में खलबली मच गई कि उनकी नौकरी छूट गई थी। राजनीति के मंच पर भीमराव अब एकदम अकेले थे। उन्हें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था, लेकिन वह बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला किया। उनका मानना था कि नेक व सुदृढ़ इरादों के लिए परिस्थितियों की अनुकूलता की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो सोचा है वही करो, उससे पीछे कभी मत हटो। जीवन परछाइयों को पकड़ने के लिए नहीं है। इस तरह उनके अकेलेपन की वजह ये भी थी कि उनका सहयोग करने वाला कोई भी नहीं था जो उनमें जन्म ले रहे इरादों और विचारों में हिस्सा ले सके। वह अपने रास्ते पर अकेले ही चल रहे थे। उस समय भारतीय कांग्रेस में भी दलित वर्ग के लिए चिंतन तेज था। मुस्लिम लीग अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने की बात कर चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों के पास इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। उनकी समस्या पर विचार करने के लिए 1917 में 2 बार कांग्रेस लीग विचार कर चुकी थी। कुछ दिन बाद ही कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर अछूतों के हित की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उनका अपना एक नेता उनके लिए विधानसभा में होना चाहिए, इस बात का उसने प्रश्न उठाया। इसके साथ ही एक दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया और उन लोगों के लिए मानव अधिकार व न्याय की मांग की और उसमें हर प्रकार के धर्म या जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने की अपेक्षा की। कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, उसमें अछूतों के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। अंबेडकर के लिए ये दिलचस्प बात थी कि इस प्रस्ताव को वह अधूरा मानते थे। उन लोगों द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभाओं में भेजने से कोई ठोस काम होगा, ऐसा अंबेडकर नहीं मानते थे। सन 1918 में 23-24 मार्च में मद्रास में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी ने अखिल भारतीय जाति कांग्रेस का 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा। उसकी अध्यक्षता बड़ौदा के महाराज ने की थी। इसके अंदर वल्लभभाई पटेल, विपिन चंद्र पाल, M.R. जयकर जैसे लोक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री नारायण गणेश चंदावरकर थे। वह दलित वर्ग के लिए बहुत पहले से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अछूत जाति का धब्बा भारत से हट जाना चाहिए। अगले दिन तिलक ने यहाँ तक कह डाला था कि अगर ईश्वर अछूत को सहन कर सकता है तो वह निस्संदेह ईश्वर के रूप में पहचाना जाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत छुआछूत को रोग माना गया। उसे तुरंत हटाने के लिए प्रस्ताव भी करवाया गया। अंबेडकर इस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को नहीं जोड़ पाए। वह हमेशा सही मौके की तलाश में रहते थे। वह जानते थे कि उस क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकेंगे।
उनके मस्तिष्क में लंदन में छोड़ा गया अधूरा काम चक्कर काट रहा था। वह उसी के बारे में सोचते रहते थे। समय निकालकर उन्होंने बर्ट्रैंड रसेल लिखित पुस्तक डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी पर एक सशक्त समीक्षा लिखी। साथ ही उन्होंने कॉस्ट इन इंडिया, भारत में जाति व्यवस्था का पुनर्मुद्रण भी कराया। ये दोनों काम बौद्धिक वर्ग में खासी चर्चा का विषय बन गए। पाक्षिक पत्र की योजना। कोल्हापुर के महाराज शाहू उदार व्यवहार के थे। गरीबों के लिए उनके मन में बहुत दर्द था। सन 1914 में अंबेडकर का उनसे परिचय हुआ था। वह अंबेडकर की योग्यता से परिचित थे। जिस तरह अंबेडकर लंदन व अमेरिका से गहन अध्ययन कर डिग्रियां प्राप्त करके आए थे, उन सब से वह अच्छी तरह परिचित थे। इस वक्त वह कुछ करना चाहते थे। लगातार पीड़ा, अपमान और आघात विद्रोह के रूप में बाहर आने के लिए वह बराबर छटपटा रहे थे। उन्होंने एक पाक्षिक पत्र निकालने की योजना बनाई। इसके लिए उन्हें काफी धन की जरूरत थी। वह महाराज कोल्हापुर के पास गए। महाराज कोल्हापुर ने उनसे प्रेमपूर्वक बातचीत की। उनके मन में दया थी। उन्होंने ध्यान से उनकी पूरी बात सुनी। जब अंबेडकर ने पाक्षिक पत्र निकालने की योजना उनके सामने रखी तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आप पत्र निकालिए, जो सहायता बनेगी हम करने के लिए तैयार है। महाराज की इतनी बात सुनकर अंबेडकर को बहुत खुशी हुई। उन्होंने पाक्षिक पत्र की योजना को कार्य रूप दिया। प्रत्यक्ष रूप से वह पत्रिका के साथ न जुड़े मगर वास्तविक शक्ति वही थे। दलितों का मुख्य पात्र था मूक नायक। विज्ञापन अखबारों में दिया, लेकिन कुछ अखबारों ने दलितों के इस पत्र का विज्ञापन छापने से इनकार कर दिया। उनमें तिलक का अखबार केसरी भी था। अंबेडकर के लिए यह नया अनुभव था। इन हालातों में भी वह सैंडहर्स्ट कॉलेज में पढ़ाते रहे और लेखन कार्य भी करते रहे। अछूत की समस्या उनके सिर पर थी। इसके निवारण के लिए उन्होंने एक साप्ताहिक के प्रकाशन का निश्चय किया। अंबेडकर के पास अब कुछ रुपया भी इकट्ठा हो गया था। 1920 में अंबेडकर ने मूक नायक नाम से एक साप्ताहिक निकाला। उन दिनों कोल्हापुर के महाराज अपने राज्य में अछूतों के उद्धार का आंदोलन चला रहे थे। यह उनके लिए सौभाग्य की बात थी। वे दलित वर्ग में शिक्षा प्रसार, उनकी सामाजिक योग्यताओं को मिटाने और उन पर हो रहे अत्याचारों को कम करने में दिलचस्पी लिया करते थे। अंबेडकर जाति को, व्यवस्था को, पिंडा, पुजारियों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व से उन्हें मुक्त कराना चाहते थे। बहुत से अछूतों को महाराज ने अपने राज्य में स्थान दिया था। उन्होंने उनको बराबरी का दर्जा भी दिया और वे लोग उनके साथ बैठकर भोजन भी किया करते थे। उन्होंने अछूत छात्रों की निःशुल्क शिक्षा, आवास तथा भोजन की भी व्यवस्था की थी। उनके हाथी का चालक भी अछूत जाति का था। सन 1914 में अंबेडकर महाराज के संपर्क में आए थे। श्री दत्तोबा पनवार ने महाराज से इनका परिचय करवाया था। अंबेडकर जैसे उत्साही व्यक्ति से मिलकर महाराज को बहुत खुशी हुई थी। उनकी सहायता से ही अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को बंबई से मराठी भाषा का पाक्षिक पत्र मूक नायक आरंभ किया था। मूक नायक के संपादक महार जाति के श्री पांडुरंग नंदरामकर